नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड। निर्वाचन कार्यों में विलंब बर्दाश्त नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी। स्कूल में हिजाब का मामला, सीबीईओ प्रिंसिपल व टीचर को किया एपीओ। पश्चिमी विक्षोभ का असर, बदले मौसम में फिर घुली ठंडक, फागुन में सर्दी का असर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। इनकम टैक्स की टीम ने जोधपुर की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी पर रेड मारी है। टीम ने कंपनी के करीब 10 ठिकानों पर दबिश दी, जहां पर कागजात और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इनकम टैक्स की टीम प्राइवेट गाड़ियों में सवार होकर पहुंची और एक साथ सभी जगहों पर रेड की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की ओर से सड़क ब्रिज बनाने वाली कंपनी के पावटा सी रोड स्थित एक मकान पर कार्रवाई की गई। कंपनी के करीब 10 ठिकानों पर जयपुर से आई टीमें छापेमारी कर रही है। कंपनी के पावटा स्थित कार्यालय के अलावा उम्मेद हेरिटेज बोरानाड़ा स्थित फैक्ट्री के अलावा कंपनी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी विभाग की रेड चल रही है। पावटा सी रोड में टीम ने करीब 15 अफसर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी शिकायतों को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर से यह छापेमारी कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान टीम को आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी जानकारियां भी हासिल हुई। कंपनी के कर्मचारियों के फोन बंद करवा दिए गए। कार्रवाई 1 या 2 दिन तक चलने का अनुमान है। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाकर कार्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त निर्वाचन प्रभारी अधिकारियों की बैठक के अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रभारियों से निर्वाचन गतिविधियों के संपादन के प्रति समय का ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकोष्ठों द्वारा अपने प्रकोष्ठ से संबंधित कार्मिकों को ड्यूटी लगाने के संबंध में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यक संख्या से अधिक कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। सभी प्रकोष्ठों में लगाए जाने वाले कार्मिकों के एक एक नाम पर जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करे। इसी के साथ दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा की ओर विशेष ध्यान रखे। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर धीरज सिंह, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण उत्साह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम सुनीता पंकज सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी प्रोफेसर पुलकित गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग का एक ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ की महासचिव नेहा सोनी ने बताया कि छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ की घटना हुई है उसके लिए प्रशासन से मांग की है कि पुलकित गुप्ता को बर्खास्त किया जाए, उसे सस्पेंड नहीं कर टर्मिनेट किया जाए, इससे छात्रा को न्याय मिल सके। छात्राओं को न्याय मिले, यही मांग है। जोधपुर महानगर महामंत्री विशाल गौड़ ने कहा कि इस मामले में प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाना चाहिए, साथ ही महामहिम राज्यपाल इस मामले को देखे। बता दें, एमबीएम कॉलेज के प्रोफेसर पुलकित गुप्ता पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, पैसे वसूलने आदि का आरोप है और जांच कमेटी में यह आरोप सही साबित हुए हैं। उसके खिलाफ कई छात्राओं ने शिकायत दी है। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। विशाल गौड़, जोधपुर महानगर मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ समय से चल रही एमबीएम के अंदर पुलकित गुप्ता प्रोफेसर द्वारा छेड़छाड़ के मामले को आज यहाँ हम प्रदर्शन के रूप में लेकर आए और हमारी यही मांग है महामहिम में जो कि राज्यपाल को हम ये लेटर लिख के देना चाहते हैं कि ये जो मामला है वो खुद हैंडल करें और रातानाड़ा थाना के अंदर ये जो एफआईआर एमबीएम विश्वविद्यालय खुद दर्ज कराए और प्रशासन इसके ऊपर ज़्यादा जल्द और प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए, पूर्ण रूप से टर्मिनेट किया जाए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं छात्र संघ संयुक्त महासचिव नेहा सोनी आप सभी के सामने आज ये प्रदर्शन लेकर आई हूँ। जो अभी हाल ही में छात्रा के साथ छेड़छाड़ वाली घटना हुई है, हमारी
हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पुलकित गुप्ता को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए, उसे सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उसे पूरी तरीके से टर्मिनेट किया जाए और छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। और जो जांच प्रक्रिया अभी चल रही है उसे पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए छात्राओं को, यही हमारी मांग है। सड़क किनारे पड़ी बोतल्स, प्लास्टिक पाउच आदि को उठाने के लिए नगर निगम उत्तर अब बैटरी ऑपरेटेड लिटर पिकर मशीन लेकर आया है। मुख्य रूप से शहर के पर्यटन स्थल पर इन मशीन से कचरा उठाया जाएगा। घंटाघर में आज इन मशीनों का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया गया। महापौर कुंती परिहार, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सोलंकी व आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने इन इलेक्ट्रिक मशीनों को झंडी दिखाई। उत्तर निगम महापौर कुंती देवड़ा ने बताया कि चंद प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे कि इस हेरिटेज सिटी को और सुंदर बना सके, ताकि आने वाले साल में उत्तर नगर निगम की रैंकिंग भी सुधरे। इस ब्लू सिटी हेरिटेज को और इससे कैसे आयाम स्थापित कर सके, यह हमारा प्रयास रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ यह मशीनें खरीदी। महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि साथ ही लोगों में यह जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे कि वे सड़कों पर कचरा ना फैलाए। व्यापारियों से निवेदन किया जाएगा कि डस्टबिन अपनी दुकानों में रखिए। अभी 2 मशीनों को मंगाया गया है जिनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। इनका रिजल्ट देखने के बाद आगे जरूरत के हिसाब से और मंगाएंगे। कुल 32 लाख रुपए की 2 मशीन मंगवाई है। पर्यटन क्षेत्रों में सफाई के लिए पहले फोकस किया जा रहा है। नगर निगम जोधपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और आने वाले साल में जो स्वच्छता रैंकिंग है उसको सुधारने के लिए विशेष तौर पर नगर निगम उत्तर ने एक बैटरी ऑपरेटेड एक मशीन 2 मशीनें ऐसी खरीदी है जिससे कचरा सख्त किया जा सकता है। जो नगर निगम उत्तर की संकड़ी गलियां हैं उसमें ये विशेष तौर पर बहुत अच्छे से काम करेगी। और जहाँ कहीं पे भी मैनुअली या ऐसी कोई मिट्टी जमा हो जाती है या ऐसा कचरा हो जाता है जिसको मैनुअली या हमारी दूसरी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, उसमें विशेष तौर पर चाहे पत्थरों के बीच में बात करें या कहीं अन्य जगहों पे बात करें जहाँ बारीकी से सफाई करने की आवश्यकता है, वहाँ ये विशेष तौर पर बहुत अच्छे से ये मशीन काम करेगी। हमने अभी इसका डेमो भी देखा है और ये इंडिया मेड है और बहुत ही अच्छी मशीन ये आने वाले समय में कारगर साबित होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ नगर निगम उत्तर के सभी अधिकारियों को, प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिलकर कैसे जोधपुर शहर को जो एक हेरिटेज सिटी है उस हेरिटेज सिटी में कैसे और नवाचार लाकर हम इसको सुंदर बना सकें और इसमें जो 4 चांद लगाने की आवश्यकता है वो हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि नगर निगम उत्तर को आने वाले साल में इसकी रैंकिंग भी सुधरे और इस ब्लू सिटी को और एक हेरिटेज के तौर पर कैसे हम इसमें नए आयाम स्थापित कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये मशीनें परचेज़ करी है। और भी संसाधन की अगर आवश्यकता होगी तो आने वाले समय में हम लेंगे और इसके साथ साथ ही लोगों में भी ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि सड़कों पर कचरा न फैलाएं। व्यापारियों से भी ये निवेदन करेंगे कि डस्टबिन अपनी दुकानों के बाहर रखें ताकि सड़कों पर कचरा न रहे और टूरिस्ट यहाँ आसानी से अपना भ्रमण कर सकें। फिलहाल तो अभी 2 मंगाई है, इनका हम डेमोन्स्ट्रेशन करके हम देखेंगे कि कैसा है ये इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। उसके बाद जिस तरीके की नीड होगी उस तरीके से हम इनको और मंगाएंगे। अभी तो ये सूखा कचरा ही इसको सख्त करती है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में गीला कचरा भी जो नालियों में भी कचरा फंस जाता है उसको निकालने के लिए कि अगर कोई मशीन आती है तो उसको हम प्रायोरिटी के तौर पर लाने की कोशिश करेंगे। जोधपुर शहर के निकटवर्ती बनाड़ की खोखरिया और आसपास की बस्ती के रहने वाले हजारों लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। काफी शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा। लोगों को मजबूरी में जेब से पैसे खर्च कर पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं। गर्मियों में आलम यह रहता है कि 1000 में टैंकर आता है, वैसे शीत ऋतु में भी 500 से 600 का टैंकर पड़ता है। महीने में 4-5 पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस बात को लेकर आज खोखरिया और आसपास की बस्तियों के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। खोखरिया बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से रह रहे लेकिन पानी की समस्या से जूझ रहे। हर महीने उनको 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं और पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। राजस्थान सरकार पानी दो, पानी दो। राजस्थान सरकार पानी दो, पानी दो। राजस्थान प्रशासन पानी दो, पानी दो। राजस्थान प्रशासन पानी दो, पानी दो। सरकार से यही पानी नहीं आता।
पानी नहीं आता। किस तरह से व्यवस्था करते हैं? क्या व्यवस्था करते? टैंक डलवाते हैं, मजदूर लोग हैं, टैंक भी टाइम पे नहीं डलवा पाते हम। एक टैंकर कितने में आता है? एक टैंकर गर्मियों में 1000 रुपए में आता है सर। महीने के 4-5 टैंकर आ जाते हैं। बहुत बिगड़ जाती है, बहुत हालत खराब होती है पानी के लिए। परेशान है, पानी नहीं आ रहा है। टैंकर 600 रुपये ले 5-6 हज़ार महीना टैंकर आता है। बहुत परेशान है 5 साल से। गर्मी में 1000 रुपये लेते हैं, गर्मी में 1000 ले नहीं आते हैं। और हमारे कॉलोनी वासियों के लिए पानी की बड़ी समस्या है। कम से कम 15,000 घरों की बस्ती है और सभी के बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ है। पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। शहर वालों को बोलते हैं तो शहर वाले बोलते हैं ग्रामीण में, और ग्रामीण वालों को बोलते हैं तो शहर में है। हमारे खोखरिया ग्राम पंचायत के अंदर एक टंकी बनी हुई है। उस टंकी का हमने आज से 2 साल पहले शहर वालों से आके मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये टंकी हमने बना तो दी है, मगर ग्राम पंचायत खोखरिया के लिए बनाई है, कॉलोनी वासियों के लिए, और गांव पंचायत के लिए अलग से पानी की टंकी है। तो ये हम एक नई शहर के लिए नई टंकी बना रहे हैं 20 लाख लीटर की। उस टंकी को जब भी चालू करेंगे तो हमारा ये पानी आपको शहर कॉलोनी वासियों के लिए वापस दे देंगे। तो आज तक 2 साल से अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कभी तो शहर वाले को कहते हैं, कभी ग्रामीण वाले शहर के लिए बोलते हैं। तो ये समस्या का समाधान कराने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जोधपुर शहर के विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा जोधपुर की ओर से अनाथ बच्चों के लिए संचालित वात्सल्यपुरम में निःशुल्क सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। केंद्र के जोधपुर नगर प्रमुख डॉक्टर अमित व्यास ने बताया कि विवेकानंद केंद्र समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर योग प्रशिक्षण का कार्य करता है। इसी कड़ी में केंद्र के योग प्रमुख भगवान और योग प्रशिक्षक मनीष राठौड़ के निर्देशन में निराश्रित एवं अनाथ विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु सेवारत वात्सल्यपुरम में सोमवार की सुबह सूर्य नमस्कार का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर व्यास ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 2 में आज शुभ सवेरा संस्थान द्वारा संचालित बाल आश्रम वात्सल्यपुरम में इसका आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षक मनीष राठौड़ एवं भगवान पवार द्वारा योग करवाया गया। योग के साथ साथ सूर्य नमस्कार एवं खेल की गतिविधियां करवाई गई। इसमें 25 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्य के लिए विवेकानंद केंद्र का भी आभार जताया। पूरा भार दोनों हाथों और दोनों पंजों के ऊपर, नजर आसमान की ओर, घुटने जमीन से ऊपर। अष्ट, शरीर को पहाड़ की तरह बनाओ, अपनी एरिया को जमीन से टच कराओ। 9, ये होल्ड, शरीर को पीछे की ओर खींचो, पिल्लर को जमीन से लगाओ। 10, राइट पांव आगे, 15 उंगलियां एक सीध में, नजर सामने की ओर, पीछे वाला घुटना जमीन से लगा कर रखो। एकादश, दोनों पांव पास पास में, नजर घुटनों की ओर। द्वादश, नमस्कार मुद्रा। निराश्रित एवं अनाथ विद्यार्थियों की शिक्षा व उनके पुनर्वास हेतु सेवारत शुभ सवेरा संस्थान द्वारा संचालित चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 2 स्थित वात्सल्यपुरम आश्रम के विद्यार्थियों में आज विवेकानंद केंद्र के योग शिक्षक श्री मनीष जी राठौर एवं श्री भगवान जी पवार द्वारा योग करवाया गया। आपने योग के साथ साथ सूर्य नमस्कार व खेल की गतिविधियां करवाई। मैं इस सेवा कार्य के लिए, इस नेक कार्य हेतु मैं विवेकानंद केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 29 फरवरी से शुरू होने जा रही है। 12वीं की परीक्षाएं पहले होगी, बाद में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होगी। सोमवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र का वितरण आरंभ कर दिया गया। विद्यालयों को प्रश्न पत्र देने का काम शुरू किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित ने बताया कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक बोर्ड के प्रश्न पत्रों का वितरण 2 चरणों में किया जा रहा है। आज प्रथम चरण में प्रश्न पत्र वितरण किया गया। आज सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक आए हैं। राज पुरोहित ने बताया कि प्रश्न पत्रों को पुलिस सुरक्षा में भिजवाने के साथ थानों में रखवाए जाएंगे, जो 6 नोडल केंद्र है एवं 1 केंद्र है जहां पुलिस सुरक्षा में प्रश्न पत्र रहेंगे। उच्च माध्यमिक की परीक्षा से 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक संपादित होगी। माध्यमिक 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होगी। उसके लिए 4 मार्च से परीक्षा प्रश्न पत्रों का वितरण होगा। उप प्रधानाचार्य श्री रामरस मालानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास श्री रामेश्वर। मैं पुरुषोत्तम राजपुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय जोधपुर।
आज 26 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रश्न पत्र वितरण का कार्य जो 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। प्रथम चरण आज 26 फरवरी को प्रश्न पत्र वितरण का दिन है और आज सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और पेपर कोऑर्डिनेटर यहाँ आए हैं और प्रश्न पत्र यहाँ विभिन्न जो सिटी बस और जो गाड़ियां हैं उसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से पुलिस बल के साथ पुलिस जो थाने हैं वहाँ थानों में रखाए जाएंगे और जो 6 नोडल केंद्र है और 1 एकल केंद्र है वहाँ भी पूरी पुलिस जाब्ता के साथ प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से रहेंगे। परीक्षा जो है जो सेकेंड उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा है वो 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक संपादित होगी और माध्यमिक जो परीक्षा है 10वीं बोर्ड है वो 7 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होगी और उनके लिए प्रश्न पत्र 4 मार्च को वितरित किए जाएंगे जो द्वितीय चरण होगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के पुराना नगर निगम में आज से पुस्तक मेले का आरंभ हो गया। यह पुस्तक मेला पुराना नगर निगम सोजती गेट पर आयोजित किया जा रहा है। प्रथम तल पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सुमेर सार्वजनिक पुस्तक मंडल अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की कार्य योजना के तहत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को 5 टास्क दिए गए थे, उसमें से एक पुस्तक मेले को लेकर था। यह पुस्तक मेला आज से शुरू हुआ। यह पुस्तक मेला 5 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर स्थान का अभाव भी है, अन्यथा और भी सुनिश्चित तरीके से किया जा सकता था, मगर फिर प्रशासकों ने यहाँ आकर अपनी स्टॉल लगाई है। मैं कार्यालय अध्यक्ष सुमेर सार्वजनिक पुस्तक मंडल पुस्तकालय जोधपुर, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को 5 टास्क दिए गए थे। उनमें से एक टास्क पुस्तक मेले हमारे यहाँ आयोजित करने का है। यह पुस्तक मेला आज दिनांक 26 फरवरी 2024 से लेकर 5 दिन तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकाशन अपने पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुव्यवस्थित है, यहाँ थोड़ा स्थान अभाव है। अगर स्थान और मिलता तो हम और अच्छी सुव्यवस्थित करते। फिर भी जिन जिन प्रकाशनों ने अपनी रुचि दिखाई है वो आकर अपने स्टॉल लगाई है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना की कड़ी में शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 20 फरवरी से शुरू हुए रागोत्सव कार्यक्रम का आज समापन हो गया। 6 दिन तक चले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आज समापन के अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कॉलेज के अंशुल जगत ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 20 से 26 फरवरी तक प्रभु राम के नाम से रागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर सांस्कृतिक के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 600 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यहाँ खेलकूद प्रतियोगिताओं में जीतने वाले खिलाड़ी स्टेट लेवल पर खेलने के लिए कोटा जाएंगे। ये राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत हमने 20 से 26 फरवरी तक हमारे कॉलेज में प्रभु राम के नाम पर रागोत्सव में सांस्कृतिक एवं खेल की प्रतियोगिताएं करवाई हैं। लगभग 600 छात्रों ने इसमें भाग लिया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भी जो है कई तरह के हमने कार्यक्रम करवाए हैं और अभी यहाँ से जो लोग जीतेंगे वो स्टेट लेवल के मैच में कोटा जो है जाएंगे। मैं अंशु शेखर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। जोधपुर शहर के कायलाना स्थित श्री
सिद्धनाथ महादेव मंदिर में सोमवार को श्री श्री 1008 नेपाली बाबा का 34वां बरसी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बरसी महोत्सव में कई साधु संत शामिल हुए और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पर श्रृंगार आरती की गई और प्रसादी का वितरण किया गया। काफी दूर दराज से संत महात्मा इस बरसी महोत्सव में शामिल हुए। रविवार रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं आज सुबह रुद्राभिषेक पाठ किया गया। आज दिन भर भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। नेपाली बाबा मौन व्रत रहे। आज उनकी बरसी पर असंख्य साधु संत यहाँ पधारे। आने वाले लोग यहाँ से अनुभूति लेकर जाते हैं। यह तपोभूमि है और यहाँ आकर आध्यात्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ अनेक संशयों का समाधान निकलता है। सूर्य नगरी के पावन धरा पर तखत साहिब स्थित श्री दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव में आज श्री गुरु नेपाली दादाजी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि अर्थात निर्वाण उत्सव के रूप में आज सभी भक्तों ने कल से ही भजन संध्या से प्रारंभ होकर के आज सुबह रुद्राभिषेक, गुरुपादुक पूजन और समाधि का पूजन, दिन भर पर्यंत अनेक भजन और सत्संग के माध्यम से अनेक अनुष्ठान हुए, जिससे कि आज की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि श्री गुरु नेपाली दादाजी संपूर्ण जीवन उनका मौन रहा और आज असंख्य लोग उस मौन से भी अपने संशयों का समाधान ढूंढा। आज ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने उस मौन में भी अपनी बहुत बड़ी व्याख्या देखी है। तो आज आप देख रहे हैं महाप्रसादी के समय अभी आरती हो रही है, इतने लोग आए हुए हैं। सब किसी न किसी रूप में इस स्थान से अनुभूति लेकर जाते हैं। वह अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी साधना को, अपनी उपासना को और भी प्रौढ़ करते हैं उस अनुभूति के माध्यम से, और यहाँ से आकर के वह अपने आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह वह तपोभूमि है जहाँ पर आकर के व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित और आसान्वित महसूस करता है, जहाँ पर अनेक संशयों का समाधान होता है। वह तपोभूमि है, सिद्धों की भूमि है। ऐसे सिद्धनाथ दरबार में आज श्री गुरु नेपाली दादाजी का उत्सव, निर्वाण उत्सव बड़ी धूमधाम से सत्संग के साथ भोजन अनुष्ठान के साथ मनाया। और मुझे आप सभी भी इस मंगल उत्सव के साक्षी बने, तो निश्चित ही आप भी इस अनुभूति के साक्षी हैं। और मरुधरा खेलकूद संस्थान की तरफ से आयोजित राज्यसभा सांसद प्रतियोगिता का सोमवार को समापन समारोह मनाया गया। पिछले 3 दिन से चल रही इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आज समापन समारोह में विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि मरुधरा खेलकूद संस्थान की तरफ से राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल की 14 टीमों ने भाग लिया और आज इसका समापन हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि खेल में हिंदुस्तान आगे आना चाहिए और उन्होंने खेल को प्रोत्साहन भी दिया है। सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्षद और विधायक से लेकर सांसद तक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल का आयोजन करें। युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय, जिला, प्रदेश, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। इससे युवाओं के सोच स्वस्थ रहेगी, इससे युवाओं में विश्वास बनेगा और वह आत्मविश्वासी होगा। गहलोत ने मरुधरा खेलकूद संस्थान के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को इसके लिए आभार भी प्रकट किया। खेलकूद संस्थान द्वारा राज्यसभा सांसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन हुआ। इसमें फुटबॉल की टीमें 14 टीमें इसमें भाग लिया और आज इसका समापन हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि खेल में हिंदुस्तान आगे आना चाहिए और उन्होंने इस दृष्टि से खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को, पंचायत और पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, सबको कहा है कि अपना अपना क्षेत्र के अंदर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल में उनको एक स्थान दिलाने के लिए, मंच दिलाने के लिए खेल का आयोजन करें, जिससे हमारे खेल में जो रुचि रखने वाले युवा हैं उनको विभिन्न तरह के खेलों के अंदर वो आगे बढ़ सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके, साथ ही साथ उनका हौसला बढ़े, जिससे वो खेल में उनको लगे खेल में आने वाले समय में
मैं स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकूं, इस तरह का मनोबल उनका बढ़ाने के लिए और युवाओं को एक दिशा देने के लिए कि युवा व्यायाम, योग और खेल कूद करेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ मानसिकता रहेगी, स्वस्थ सोच रहेगा, इसके कारण उसको एक विश्वास पैदा होगा, इससे वो आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस आधार पर मरुद्रा खेल कूद संस्थान ने जो आयोजन किया गया है, उनके अध्यक्ष, उनके सारे पदाधिकारियों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। गो सेवार्थ परिवार की ओर से गौ माता की सेवा में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला पाल बालाजी के सामने गौशाला में हरे चारे की एक पिकअप समर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि गौ सेवा बड़ी सेवा है, गौ माता की सेवा मात्र से ही जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। संगठन के धर्मेंद्र सांखला ने बताया कि गौ सेवा जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से समय समय पर सभी युवा साथी मिलकर अलग अलग गौशाला में गौ सेवार्थ आयोजन करे। गौ सेवा परिवार के सुनील कच्छावाहा, सुमसा, लालाराम, चिंटू, प्रवीण, विनित, श्याम सोनी, मोहित पारिक, राकेश सोनी आदि ने अपनी सेवाएं दी। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज सभी भाइयों के सहयोग से और योगदान से गौ सेवा परिवार की ओर से श्री कन्हैया गौशाला में पाल बालाजी के पास में सभी भाइयों के सहयोग से हरे चारे का वितरण किया गया। आप सभी का साथ और योगदान ऐसे ही बना रहे, हम आगे भी निरंतर इसी तरह विभिन्न गौशालाओं में ये सेवा कार्य करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। जो इस सेवा कार्य आप सभी के साथ और सहयोग से ही संभव है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए और आगे सेवा जारी रखने के लिए आप सबका साथ ऐसे ही निरंतर बना रहे। जय श्री राम, जय गौ माता। जोधपुर के निकटवर्ती फलोदी जिले में एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी। घटना रविवार की है और पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके बीच पारिवारिक विवाद होना सामने आया। महिला अनामिका की हत्या उसके पति महिराम द्वारा रविवार को कर दी गई, जब वह अपने घर पर बैठी थी। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पति महिराम उसके पास आया और कुछ देर बतियाने के बाद गोली मार दी। पति पत्नी के बीच 5 साल से विवाद चल रहा था। उनके 2 बच्चे भी है। अनामिका के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर बताए गए हैं। वह पति से अलग ही रहती थी। फलोदी के महादेव अस्पताल के पास नारी कलेक्शन पर यह घटना हुई थी। वो लेके आए गन शॉट इंजरी है जिसके, तो SHO साहब वहाँ गए थे तो पता लगा उसके महिला के गन शॉट इंजरी है और वो फलोदी की नारी कलेक्शन के नाम से शॉप चलाती है। और प्रथम दृष्टया जब CCTV फुटेज देखा है तो उसके पति द्वारा ही गन शॉट इंजरी पहुँचाकर मारना प्रथम दृष्टया पता लगा है। तो पति का तलाश कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। सर महिला खारा केस अभी खारा में है, खारा ग्रामीण इलाका फलोदी। इनका आपस में कोई पहले से दहेज का मामला भी चल रहा है। तो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं। गाँव उसका नगरा सर, नगरा महिराम। ओके सर। तो बच्चे वगैरह? हाँ इसके बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं। सादा वर्दी भेजे हैं। ठीक। महिला यहाँ पे अकेली रहती है? हाँ महिला यहाँ अकेली रहती है, अपने नारी कलेक्शन में दुकान में काम कर रहे हैं। कितने सालों से अपने पति से अलग है? अभी ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया यही पता लगा है कि इनका दहेज का मामला चल रहा है, आपस में विवाद है। और CCTV फुटेज जो देखे हैं उसमें भी आपस में बोलचाल करते नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां आरंभ कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शास्त्री नगर स्थित स्टील भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विधायकगण शामिल हुए। विधायक एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टील भवन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 10% वोट अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प ले रखा है। हम सब उसमें सहभागी बनकर 25 की 25 सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2047 तक समृद्ध राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देकर पूर्ण करेंगे। इसलिए आज जोधपुर क्लस्टर की बैठक रखी गई। इसमें मंत्री विजय सिंह भी आए। जोधपुर लोकसभा सीट को पिछली बार से इस बार 10% बढ़ाकर कैसे जीत सकते हैं, मंथन किया जा रहा है। शोभिनी
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये तय कर रखा है कि आगामी लोकसभा में राजस्थान से 25 की 25 सीटें, पिछली बार जितना बहुमत से या मतों से विजय हुई थी उसमें 10% और बढ़ोतरी कर 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी को, तो सर्वमान्य विश्व के नेता है जिन्होंने 2047 तक भारत को समृद्ध और विकसित बनाने का संकल्प ले रखा है। हम सब उसमें सहभागी बनकर ये 25 की 25 सीटें अगर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देकर पूर्ण करेंगे। और इसी लिहाज से आज ये जोधपुर क्लस्टर की बैठक है जिसमें हमारे साथी मंत्री आदरणीय विजय सिंह जी अभी हमारे बीच में पधार रहे हैं, अन्य हमारे साथीगण आ गए हैं। और इस बैठक में लोकसभा सीट जोधपुर जो पिछली बार हमने जीती उससे 10% से अधिक मतों का इफाजा कर उसको कैसे जीत सकते हैं, इस रणनीति पर विचार करेंगे। जोधपुर शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रही खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज समापन समारोह मनाया गया। विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण भी किया गया। खेल संयोजक जगदीश जाट ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रही खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज आखिरी दिन है। सुबह यहां पर क्रिकेट का फाइनल खेला गया, वहीं शाम को अन्य खेलकूद के फाइनल खेले गए। साथ ही खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण भी किया गया जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। ले जाओ आज खेल महोत्सव 2024 का सारे खेलों का फाइनल है जिसमें सुबह क्रिकेट का मथुदास माथुर अस्पताल और एसएनएमसी डिस्ट्रिक्ट के बीच हुआ जिसमें एसएनएमसी डिस्ट्रिक्ट विजेता रही। साथ ही साथ अभी कबड्डी के, वॉलीबॉल के और इनके फाइनल बाकी है। रस्साकशी का अभी चल रहा है जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों का साथ है। थोड़ी देर में इनके फाइनल होंगे और आज ही इनका शाम को समापन समारोह है जिसके अंदर सभी जीती हुई टीमों को ट्रॉफी और मोमेंटो से नवाजा जाएगा। जगदीश जाट, खेल संयोजक, खेल महोत्सव 2024। जोधपुर ग्रामीण के पीपाड़ शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिजाब पहनकर स्कूल आने को लेकर हुए विवाद के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाड़ नंबर 2 के प्रधानाचार्य रामकिशोर सांखला, उर्दू व्याख्याता चमन नूर और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समन सिंह को एपीओ कर दिया गया। इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर में रखा गया। इसको लेकर शिक्षा संयुक्त निदेशक ब्रह्मानंद महर्षि ने आदेश जारी किए। गौरतलब है कि पीपाड़ शहर के सरकारी स्कूल में गत 17 फरवरी को विवाद हो गया था। यहाँ पर कुछ बालिका हिजाब पहनकर स्कूल आई थी जबकि स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रार्थना सभा में स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आने को लेकर बोला जा रहा था। विवाद के चलते अब स्कूल के प्रधानाचार्य रामकिशोर सांखला, सीबीओ सुमेर सिंह और उर्दू व्याख्याता चमन नूर के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। इनका मुख्यालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर रहेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाड़ शहर में ड्रेस कोड को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा और जिला कलेक्टर डीओ हेडक्वार्टर ये वहाँ गए थे और जाने के बाद समझाइश बुझाइश की थी, लेकिन उसके बाद में लड़कियों के द्वारा ड्रेस को लेकर फिर वापस विवाद हुआ और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के पुनः वहाँ जाने के बाद में भी समझाइश की थी और स्थिति को काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया था। आपने जो बात कही है कि उनको एपीओ कर दिया गया है, हमारे कार्यालय के द्वारा कल माननीय मंत्री महोदय आए थे और आने के बाद में उन्होंने मतलब एपीओ के लिए निर्देशित किया था, किंतु एपीओ सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाता है
और जिला शिक्षा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी यानी ACBO जो मूल रूप से प्रधानाचार्य पद पर है और प्रधानाचार्य पिपाड़ नंबर 2 वो भी प्रिंसिपल रैंक है और एक व्याख्याता है। इनके कैडर कंट्रोल जो है हमारे निदेशक महोदय होते हैं, तो APO के आदेश वही से जारी होते हैं। हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट मंगवाई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर APO के जो प्रपोजल है प्रस्ताव जो है वो निदेशालय को हमने भिजवा दिए थे। शीत ऋतु बीत चुकी है, अब फागण का माह चल रहा है। लगातार बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी लौटने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। रविवार को भी प्रदेश पर इसका असर देखा गया। आज भी विक्षोभ का असर बना हुआ है। मारवाड़ में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों ने आसमान में डेरा जमा रखा है। प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जना और बारिश से फिर ठंडक घुल गई। मारवाड़ में सुबह से ही बादलों का डेरा जमा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे तक विक्षोभ का असर बना रहेगा, जिससे मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी के आसार बने हैं। हालांकि यह विक्षोभ कमजोर है, जल्दी छट भी जाएगा। सोमवार जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम में ठंडक बनी होने से सर्द मौसम हो गया। दिनचर्या पर भी परिवर्तन देखने को मिला। आज सुबह से ही आसमान में घटाटोप छाया हुआ है। सूर्यदेव ने भी दर्शन लाभ नहीं दिए। हवा की गति भी धीमी रही, मगर मौसम ठंडा बना हुआ है। हालांकि लोगों ने गर्म लबादे ओढ़ने अब तकरीबन बंद कर दिए। बार बार बदल रहे मौसम से मौसमी बीमारियों का असर भी बढ़ सकता है। सर्दी जुकाम और खांसी के रोगी बढ़ने के आसार है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड। निर्वाचन कार्यों में विलंब बर्दाश्त नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी। स्कूल में हिजाब का मामला, CBO प्रिंसिपल व टीचर को किया APO। पश्चिमी विक्षोभ का असर, बदले मौसम में फिर घुली ठंडक, फागण में सर्दी का असर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।